हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे, यदि आप लोन लेने जा रहे हैं तो आपको कुल 8 टॉपिक ध्यान में रखना होगा ताकि आपको आगे चल के कोई भी परेशानी ना हो। यदि आप लोन ले रहे हैं या फिर लेने का प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब भी आप लोन लेने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये चीज़ देखना होगा, आप जो संस्था से लोन लेने जा रहे हैं वो जो है RBI रजिस्टर्ड होना चाहिए या NBFC होना चाहिए। NBFC का मतलब हुआ नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनी। नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनी का जो है स्थापना 1956 में हुआ था। तभी से ये जो है अपना कारोबार को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। जिस तरह से बैंक काम कर रही है उसी तरह से NBFC भी काम करती है, लेकिन इसका काम करने का कुछ तरीका अलग है। यानी कि आप NBFC को बैंक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बैंक होने का जो लीगल परिभाषा है उसको NBFC फाइनल नहीं कर पा रहा है, यानी कि उस पर खरा नहीं उतर रहा है। लेकिन NBFC में भी अकाउंट खोलाया जाता है, इससे भी लोन लिया जाता है। तो आप NBFC से भी लोन ले सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा प्रीफेयर बैंक को ही करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट। यदि आप NBFC से ही लोन ले रहे हैं, कोई गैर वित्तीय संस्था से लोन ले रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई बैंक से लोन ले रहे हैं, तो आपको जो है 2-3 बैंक को ट्राई करना चाहिए। जो बैंक में आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उसी बैंक से आपको लोन लेना चाहिए। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि कौन बैंक जो है कितना रुपया इंटरेस्ट ले रहा है लोन पे। ठीक है, आप ये घर बैठे भी कर सकते हैं अपना मोबाइल से। मान लेते हैं कि यदि आपका भारतीय स्टेट बैंक में अकाउंट है तो आप स्टेट बैंक का पता कर लें, और आपके आसपास जो बैंक है वो सभी बैंक का पता कर लें कि किसका इंटरेस्ट रेट कितना है, और जो बैंक सबसे कम इंटरेस्ट पे ब्याज दे रही है, लोन दे रही है, उसी बैंक में आपको लोन लेना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग फ़ी। प्रोसेसिंग फ़ी ये होता है, जैसे आप कोई बैंक में लोन के लिए आवेदन करते हैं तो उसका कुछ प्रोसेसिंग फ़ी लिया जाता है। ये सभी बैंक का अलग अलग होता है। यदि आपका लोन पास हो गया तो ये प्रोसेसिंग फ़ी तो ले ही लिया जाएगा, और यदि आपका लोन पास नहीं होता, किसी कारणवश रिजेक्ट हो जाता है, तो ऐसे भी परिस्थिति में आपसे बैंक जो है प्रोसेसिंग फ़ी वसूल कर लेता है। तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ आप जो बैंक से लोन लेने जा रहे हैं तो आपको ये भी पता करना होगा कि उस बैंक में प्रोसेसिंग फ़ी कितना है। आप जैसे लोन के लिए आवेदन करेंगे तो आपका 100% ये तय है कि प्रोसेसिंग फ़ी ले ही लिया जाएगा, लेकिन कुछ परिस्थिति में आपको लोन नहीं भी मिल सकता है। जैसे यदि आप कोई EMI 6 महीना तक जमा नहीं किए हैं, या फिर 6 महीना पिछले जिस दिन आप लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं उससे पहले 6 महीना तक यदि आपका कोई EMI बाउंस हो गया है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का EMI हो या फिर और कोई चीज़ का, तो ऐसे परिस्थिति में आपको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी यदि आप लोन के लिए अप्लाई कर देंगे तो आपसे प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो वसूल कर लिया जाएगा और आपको लोन नहीं मिलेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। कभी कभी ऐसा होता है, यदि आप कोई गैर बैंकिंग संस्था में लोन के लिए आवेदन करते हैं तो वहाँ पर आपसे स्टाम्प पेपर पर सिग्नेचर करवा लिया जाता है, यानी कि सादा स्टाम्प पेपर पर आपसे सिग्नेचर करवा लिया जाता है। तो ये आपसे बहुत बड़ा भूल हो सकता है। यदि आप सादा स्टाम्प पेपर पे सिग्नेचर करते हैं तो आपको एकदम से 100% ये माइंड में लेके चलना है कि यदि आप कोई बाइक ही फिनांस पे ले रहे हैं, या कोई गाड़ी फिनांस पे ले रहे हैं, या कुछ भी खरीद बिक्री कर रहे हैं, मान लेते हैं कोई प्रॉपर्टी ही खरीदने जा रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में कभी भी आपको भूल के ब्लैंक स्टाम्प पेपर पे साइन नहीं करना चाहिए। यदि आप ब्लैंक स्टाम्प पेपर पे साइन कर देंगे तो आप बहुत बड़ा भारी नुकसान में फंस सकते हैं। और मान लेते हैं कि यदि आपको बहुत ज़रूरी हो गया हो, कोई आप कॉन्टैक्ट बना रहे हैं और वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको साइन करना ही हो जाए, आपका मजबूरी हो जाए ब्लैंक स्टाम्प पेपर पे साइन करने का, तो ऐसे परिस्थिति में जो आप ब्लैंक स्टाम्प पेपर पे साइन कर रहे हैं, साइन करने के बाद उसका एक फ़ोटो ज़रूर अपना मोबाइल से ले लें। इससे आपको भविष्य में फ़ायदा ये होगा कि यदि कुछ उसमें उल्टा पुल्टा बात लिखेगा और बाद में हो सकता है कि यदि वो स्टाम्प पेपर को कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है, तो आप वहाँ पे अपना मोबाइल का ये फ़ोटो दिखा सकते हैं कि हमने जो है ब्लैंक स्टाम्प पेपर पे साइन किया था। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हमको ज़ोर ज़बरदस्ती जो है ब्लैंक स्टाम्प पेपर पे साइन करवा लिया गया था, लेकिन मैंने गुप्त रूप से इसका एक फ़ोटो अपना मोबाइल में क्लिक कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ से आपका बहुत बड़ा बचाव हो सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि ब्लैंक स्टाम्प पेपर पे साइन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप करने जा रहे हैं तो आपको अपना बचाव के लिए कौन रास्ता है वो रास्ता आपको मैंने बता दिया। यदि आपका सिविल स्कोर पुअर है तो ऐसे परिस्थिति में आपका लोन नहीं मिलेगा। और यदि आप बैंक में लोन के लिए मान लेते हैं अप्लाई कर देते हैं, तो मैंने जो बताया प्रोसेसिंग फ़ी, ये तो आपसे चार्ज वसूल कर ही लिया जाएगा, लेकिन आपको लोन भी नहीं मिलेगा। तो सिविल स्कोर जो है, लोन के लिए सिविल स्कोर आपका बहुत बेटर होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप जानना चाहते हैं सिविल स्कोर के बारे में, और मैंने जो बताया NBFC, यदि आप NBFC और बैंक में क्या डिफरेंस है इसके ऊपर यदि आप विस्तार से वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं एक फेवरेट वीडियो बना दूंगा। साथ ही साथ यदि आप सिविल स्कोर के बारे में वीडियो चाहते हैं कि सिविल स्कोर को कैसे बढ़ाया जाए, सिविल स्कोर कम क्यों होता है, ये सभी डिटेल यदि जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं सिविल स्कोर के बारे में एक फेवरेट वीडियो बना दूंगा। क्योंकि ये जो 2 टॉपिक है, सिविल स्कोर बढ़ाने वाला और सिविल स्कोर क्या है, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इस वीडियो में इसको बताना संभव नहीं है, काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने जो बताया NBFC, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैंने इसको बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयास किया।
नेक्स्ट है कि एवरेज बैलेंस, यानी कि आप जो बैंक में लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं उस बैंक में आपका एवरेज बैलेंस मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। मान लेते हैं यदि आप 10 लाख रुपया के लिए बैंक से लोन उठाने जा रहे हैं और आपका बैलेंस जो है एवरेज बैलेंस आप मेंटेन करके 500 या 1000 रख रहे हैं, तो ऐसे भी परिस्थिति में आपको लोन नहीं मिलने वाला है। ये चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिए। यदि आपका अकाउंट में 10,000 से प्लस रुपया रहता है और ये जो रिकॉर्ड है ये पिछले 6 महीना तक ही चेक किया जाता है बैंक के द्वारा। मान लेते हैं यदि पिछले 6 माह से आपका अकाउंट में 40-50 हज़ार रुपया था, तो आप वहाँ से 5 या 10 लाख रुपया इजीली लोन ले सकते हैं। लेकिन लोन लेने के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण बात है सिबिल स्कोर वो बता दिया है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ यदि आप लोन लेने जा रहे हैं तो आपको ये लोन का जो है पेमेंट आप जैसे करेंगे इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं यदि आप 10 लाख रुपया लोन ले रहे हैं 10 साल के लिए, तो हो सकता है यदि अगले 5 साल में आपको लोन को रीपेमेंट करने का यदि मौका मिल जाए, यदि आप चाहते हैं कि अब मेरे पास ज़्यादा कैश हो गया है, अब हमें लोन का जो है भुगतान टोटल कर देना चाहिए, तो ऐसे परिस्थिति में होता है क्या, आपने तो 10 साल के लिए बैंक से लोन लिया है और 5 साल में यदि आप टोटल जमा करेंगे तो आपसे 1 या 2% एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ लिया जाता है बैंक के द्वारा, तो वहाँ पर आपको ये नुकसान हो सकता है। लेकिन यदि आप कोई क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे हैं या फिर कोई EMI पे कर रहे हैं तो यहाँ पे ये नियम लागू नहीं होता है। तो आप जो बैंक से लोन लेने जा रहे हैं आपको ये चीज़ भी वहाँ पता करना होगा कि यदि 10 साल का टाइम के लिए मैंने लोन ले रहा है और अगले 5 साल में ही यदि मैं अपना लोन का भुगतान करूँगा तो मुझसे कितना एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा, ये सभी चीज़ जो है बैंक से आपको पता कर लेना चाहिए। उसके नेक्स्ट आता है कि यदि आप मान लेते हैं बैंक से लोन ले लिए हैं तो वो लोन का रिकवरी के लिए कभी भी बैंक का एजेंट आपका घर पे कैश लेने के लिए नहीं जाएगा। ये चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। यदि मान लेते हैं कि कोई बैंक का ही कर्मचारी आपके घर पहुंच भी गया है तो ऐसे परिस्थिति में आप जो बैंक से लोन लिए हैं कि आप बैंक में ही जाके डायरेक्ट भुगतान करें। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि लोन के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहते हैं कि आपको गोल्ड लोन कैसे मिलता है या फिर आप कोई FD किया हुआ है तो FD का बॉन्ड पेपर पे आपको लोन कैसे मिलता है या इस प्रकार का और भी यदि कोई जानकारी हो, साथ ही साथ यदि वीडियो से संबंधित आपको कोई भी सवाल हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, मैं सभी का प्रश्न का जवाब दूंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे तक शेयर जरूर कीजिए।